साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। सबसे पहले तो दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, नारायण गुरु पेरियार रामास्वामी नायकर जी, साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी, मान्यवर कांसीराम साहब सहित जगदेव बाबू कुशवाहा जी, रामस्वरूप वर्मा जी, ललित सिंह यादव जी, कर्पूरी ठाकुर जी, संत गाड़गे बाबा, वे जितने भी महापुरुष हमारे हुए हैं उन सबके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप समस्त साथियों को क्रांतिकारी जय भीम करता हूं, विनम्र नमो बुधाय करता हूं। आज हम सब लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में, जहां मैंने खुद कम से कम 8 साल गुजारे, रामजस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, फिर कैंपस लॉ सेंटर से लॉ किया, फिर कैंपस लॉ सेंटर में LLM का प्रेसिडेंट भी रहा, तो वापस वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी मुझे घर जैसा लगता है जब भी आता हूं। और वहां बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती पहले से मनाई जाती रही है, लेकिन खुशी की बात यह है कि आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के साथ साथ ज्योतिबा फूले जी, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी की भी जयंती यहां मनाई जा रही है। ये हम सब के लिए बेहद गर्व की बात है और उस प्रोग्राम में मुझे आपने शामिल होने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। फूले जी का जो स्टेचर है वो बहुत बड़ा है, जितना है उतना सम्मान भारत की सरकारों ने उनको दिया नहीं है, क्योंकि अगर उनके बारे में जितना ज्यादा पढ़ें उतना ही उनका जो रूप है वो विस्तृत होता चला जाता है। जब मैं उनकी लिखी हुई गांधीगिरी गुलामगिरी पढ़ रहा था तो भारत के इतिहास का वर्णन जिस तरीके से उन्होंने किया, और उसके अंदर उन्होंने एक बात लिखी किताब के पहले पन्ने पर, ज्ञान बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, और धन के अभाव में हमारे लोग गरीब हो गए और गुलाम हो गए। और ये जितना नुकसान बहुजन समाज के लोगों का हुआ, शूद्रों का हुआ, अछूतों का हुआ, वो अविद्या की वजह से हुआ। यानी कि पहले मनुस्मृति के हिसाब से सामाजिक व्यवस्था चलती थी देश की, तो देश में पढ़ने लिखने का अधिकार एक पर्टिकुलर वर्ग को था, पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार भी एक पर्टिकुलर वर्ग को था, और इसके साथ साथ संपत्ति का अधिकार भी एक पर्टिकुलर वर्ग को था। देश में महिलाओं को न पढ़ने का अधिकार था, न संपत्ति का अधिकार था। देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, आज की भाषा में और उस समय की भाषा में कहें तो अछूत और शूद्रों को, उनको भी पढ़ने लिखने का, व्यापार करने का और संपत्ति का हक न था। यानी कि देश में 85% लोग, अगर महिलाओं की संख्या को जोड़ लिया जाए तो 95% लोगों को न पढ़ने का अधिकार था, न संपत्ति का, न व्यापार करने का। उसकी वजह से देश में लगभग 90 से 95% लोग इतने ज्यादा पिछड़ गए, क्योंकि जब पढ़ने को नहीं मिला तो ज्ञान नहीं मिला, और ज्ञान के बिना मति गई, मति के बिना नीति गई, नीति के बिना गति गई, गति के बिना धन गया, और धन के अभाव में वो दोनों तरफ से गुलाम हो गए, मानसिक रूप से भी गुलाम हो गए, और भरपेट खाना नहीं मिला तो शारीरिक रूप से भी गुलाम हो गए। लेकिन उन्होंने किस तरह सत्य शोधक समाज की स्थापना करके और जातिवादी व्यवस्था पर एक मजबूत प्रहार किया, इतना जबरदस्त प्रहार किया कि इतनी तेजी से पूरे भारत में लोग फूले जी को मानने लगे, उनके साथ जुड़ने लगे, सत्य शोधक समाज से जुड़ने लगे। ये बात शायद कम लोगों को पता होगी कि उसका आकार जिस तरह बढ़ता जा रहा था, जिस तरह लोग फूले जी के फॉलोवर बढ़ते जा रहे थे, उसी को रोकने के लिए कहीं ना कहीं तिलक जी ने महाराष्ट्र के अंदर गणेश चतुर्थी वाला प्रोग्राम शुरू किया। उससे पहले गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन वाला ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होता था। एक तरफ वो शुरू किया, इधर सिखिज्म बढ़ता जा रहा था पंजाब में, और पंजाब से बढ़ते बढ़ते नीचे सिरसा तक, यमुनानगर तक आ गया था। उसको रोकने के लिए स्वामी दयानंद जी को लाके उनको शुरू किया गया, सिखिज्म से रोकने के लिए, या आर्य समाज को के अंदर उनको परिवर्तित करने का काम किया।
लेकिन बहरहाल 1 जनवरी 1848 को ज्योतिबा फूले जी ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले जी के माध्यम से और फातिमा शेख जी की मदद लेते हुए भारत में महिलाओं का पहला स्कूल खोला। एक ऐतिहासिक सच्चाई है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश की सरकारों ने पाठ्यक्रम में यह बात कभी पढ़ाई नहीं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी कि यूनिवर्सिटीज के अंदर जहां से बच्चे पढ़ लिख कर न केवल अपने भविष्य का निर्माण करते हैं बल्कि देश का भी निर्माण करते हैं, और वहां बाकी सब चीजें पढ़ाई गई, लेकिन यह नहीं पढ़ाया गया कि भारत में महिलाओं का पहला स्कूल 1 जनवरी 1848 को माता सावित्रीबाई फूले ने फातिमा शेख की मदद से खोला। यह अनफॉर्चुनेट है, जो जरूरी था पढ़ाया जाना। बहरहाल उन्होंने केवल स्कूल ही नहीं खोला, बल्कि जो देवदासी हुआ करती थी या जिस घर में खासतौर पर स्वर्ण जाति में अगर पुरुष की डेथ हो गई, महिला विडो हो गई, तो कई बार क्या होता था उसके घर के बाकी लोग उसके साथ रेप कर दिया करते थे, इच्छा से या इच्छा के खिलाफ। और इस तरह की महिलाएं जब प्रेग्नेंट हो जाया करती थी तो उनको मरने पे मजबूर किया जाता, सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया जाता और कई बार खुद मार दिया जाता था। लेकिन ऐसी महिलाओं के लिए भी आश्रम खोल के सावित्रीबाई फूले जी ने और ज्योतिबा फूले जी ने उनको भी आश्रय दिया और उनको भी अधिकार देने का और सम्मान देने का काम किया। इसके साथ साथ एक तरफ उनको गुरु मानते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जब शुरुआत की, तो आप सबको जान के मतलब दुख तो यह होना चाहिए कि देश की सरकारों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के असल चरित्र को देश के सामने नहीं रखा। अगर देश के सामने रखा जाता तो जो बहुआयामी कैरेक्टर थे, जो भारत के नहीं बल्कि दुनिया के महानतम लोगों में से एक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने केवल जो छाप लगाई गई कि दलितों के उद्धार के लिए काम किया, वो दलितों के उद्धार के लिए केवल काम नहीं किया, उनको स्टडी करने की जरूरत है। और यह भी कहा जाता है कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह, भारत में सत्याग्रह करने का काम गांधी जी ने शुरू किया, जबकि 19-20 मार्च 1927 को महार सत्याग्रह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया। महाद के अंदर चौदार तालाब पर, सार्वजनिक तालाब में शूद्र, अछूतों और शूद्रों को भी पानी लेने का हक मिले, जहां जानवर मलमूत्र कर सकता है। तो उसका पहला सत्याग्रह भारत में अगर कोई हुआ है तो 19-20 मार्च 1927 को चौदार तालाब का महार सत्याग्रह हुआ है। दूसरा सत्याग्रह 1930 में कालाराम मंदिर आंदोलन, उसमें प्रवेश के लिए वो हुआ। और जब उसके बाद जब इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के माध्यम से मजदूरों के हक की मांग करना, उनकी सोशल सिक्योरिटी की मांग करना, तो वो केवल दलितों के लिए मांग थी नहीं। और जब 1930, 31, 32 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शूद्र कैसे पिछड़ गए, उनके क्या हक होने चाहिए, उस बात को लंदन की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अंग्रेजों को यह बात मानने के लिए मजबूर किया कि हमारे लोगों को सेपरेट इलेक्टोरल चाहिए। और अंग्रेजों ने उस मांग को मान लिया। उस मांग को मानने के बाद जो विरोध हुआ, गांधी जी अनशन पर बैठे, सबको पता है। उस पर बहुत ज्यादा इतिहास में नहीं बताऊंगा, जो चीजें आप सुनते रहे होंगे उसको बताने का फायदा नहीं है। लेकिन उसमें भी बाबा साहब के साथ धोखा हुआ कि उनको इस तरह की धमकियां मिलने लगी कि अगर गांधी जी की डेथ हो गई तो तुम्हारी पूरी कौम को कत्लेआम कर दिया जाएगा, जड़मूल नाश कर दिया जाएगा। और ऐसे हालात में मजबूरी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट ये समझौता करना पड़ा, दुखी मन से करना पड़ा। और उन्होंने कहा था कि आज मेरा मन इतना दुखी है, जी चाहता है कि बिजली के खंभे से चिपक कर अपनी जान दे दूं। लेकिन उनके जीवन की जो असली शुरुआत है लड़ाई की, वो 1927 से नहीं हुई। असली लड़ाई तब हुई जब 23 सितंबर 1917 को सयाजीराव गायकवाड़ जी के यहाँ जब वो सैनिक सचिव के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन जिस धर्मशाला में वो ठहरे थे वहां से उनके सामान को बाहर फेंक दिया गया, उनको धमकी दी गई और वहां से वो चले। उनकी ट्रेन निकल गई थी, अगली ट्रेन अगले दिन थी। तो वो कमाटी बाग में, जो सयाजीराव गायकवाड़ जो थे महाराजा थे, उन्होंने एक बाग बनाया हुआ था, उसके अंदर वो गए, एक पेड़ के नीचे बैठकर वो चिंतन करते हुए रोने लगे। और उन्हें लगा कि मैं इतनी विद्वता हासिल करके विदेश से पढ़ के आया, उसके बावजूद मेरी विद्वता की कोई कदर नहीं है, तो मेरे समाज के लोग तो हजारों साल से गुलामी झेल रहे हैं। और वहां रोते हुए फिर उन्होंने अपने आप को तैयार किया और उन्होंने कहा कि मैं अब अपना पूरा जीवन अपने समाज को आजादी दिलाने में लगाऊंगा, उनके हक अधिकार के लिए लड़ने में लगाऊंगा। यहां से संघर्ष की शुरुआत होती है 23 सितंबर 1917 से, जिसको हम संघर्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। बहरहाल जब वो 1942 में
लेबर मिनिस्टर बने वायसराय की, ब्रिटिश वायसराय की काउंसिल में, वहीं से कई सारे काम तो जो महिलाओं की मैटरनिटी लीव बेनिफिट एक्ट जो बना, वो तो काम उन्होंने तब कर दिया। लैंड रिफॉर्म का काम उन्होंने तब कर दिया। और जो सोशल सिक्योरिटी मजदूरों के लिए काम के घंटे निर्धारित करना, मिनिमम वेज दिलवाना, पेमेंट ऑफ वेजेस, टाइम से सैलरी मिलना, और साथ में 8 घंटे निर्धारित, जो 14-14, 15-15 घंटे काम करने पड़ते थे। तो ये जो मजदूरों के लिए काम किया, मजदूर किसी एक जाति का तो नहीं होता, सबके लिए काम किया, लेकिन छाप लगाएगी कि वो दलितों के नेता थे। और संविधान जो लिखा वो किसी एक के लिए तो नहीं लिखा। आपको शायद कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। जब भारत आजाद होने वाला था और इस बात पे संविधान सभा में चर्चा शुरू हुई कि वोट का अधिकार किस किस को मिलना चाहिए, अंग्रेज जाने वाले अपनी सरकार चुननी है, वोट का अधिकार किस किस को मिलना चाहिए, तो आपको जानकर ताज्जुब होगा, ज्यादातर संविधान सभा के सदस्य वोट का अधिकार केवल 3 तरह की कैटेगरी के लोगों को देना चाहते थे। पहली कैटेगरी जो इनकम टैक्स पे करते थे, उनको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। दूसरी कैटेगरी जो ग्रेजुएट थे, उनको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। तीसरी कैटेगरी जो बड़े जमींदार थे, उनको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने सोचा कि भारत में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, संपत्ति का अधिकार नहीं था, व्यापार का अधिकार नहीं था। इसका मतलब भारत की महिलाओं को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की क्यों ना हो, उनको ये संविधान सभा के सदस्य वोट का अधिकार देना नहीं चाहते। इसके साथ साथ देश के शूद्र और अछूत, जिनकी जनसंख्या अगर पूरे भारत की जनसंख्या का देखा जाए तो लगभग 85% है, उनको ना पढ़ने का अधिकार था, ना संपत्ति का, ना व्यापार का। तो फिर वो व्यापारी कहां से बनते? तो इनकम टैक्स पे ही कहां से बनते? पढ़ने का अधिकार नहीं था तो ग्रेजुएट कहां से बनते? संपत्ति का अधिकार नहीं था तो फिर वो जमींदार कहां से बनते? इसका मतलब देश के शूद्रों और अछूतों को भी संविधान सभा के सदस्य वोट का अधिकार देना नहीं चाहते थे। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी उस जिद पर अड़ गए और उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले सभी लोगों को समान रूप से वोट का अधिकार मिलेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, किसी भी जाति धर्म का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, अमीर हो या गरीब हो, सबको वोट का अधिकार मिलेगा। 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू। तो ये किसी एक जाति धर्म के लिए तो नहीं था, या किसी एक जाति धर्म की महिला के लिए भी नहीं था। तो उनके ऊपर ये छाप लगाना कि वो दलितों के नेता थे, ये छाप जब उनको पढ़ते हैं, और आप देखोगे 1934 में जब हिल्टन कमीशन आया और उन्होंने रिजर्व बैंक की जो स्थापना की बात हुई, तो द प्रॉब्लम ऑफ रुपी इन इंडिया एंड इट्स सॉल्यूशन, तो जो बाबा साहब का जो रिसर्च पेपर है, उसी के आधार पे भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना। उससे पहले भारत का तो अपना कोई इस तरह कोई बैंक था नहीं। तो रिजर्व बैंक बना तो आज पूरी व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था को जहां से कंट्रोल और संचालित किया जाता है, तो वो किसी एक जाति धर्म के लिए तो नहीं है, पूरे देश का, पूरे देश के लिए, सबके लिए। इस तरह अनेकों काम, चाहे सिंचाई योजना हो, पनबिजली योजना हो, लैंड रिफॉर्म्स हो, या बाकी सोशल सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दे हों, और फिर उसमें आदिवासी दलितों का पढ़ने का अधिकार हो या व्यापार का, संपत्ति का, वो सारे अधिकार सुनिश्चित किए हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका पूरे दुनिया में शायद रेयर ही आपको मुकाबला मिलेगा। ऐसे लोग तो मिलेंगे जो महान बने, जिनको अवसर मिले थे महान बनने के, लेकिन ऐसे लोग शायद आपको कोई रेयर ही मिलेगा जिसको पग पग में सताया गया हो, पग पग में जिसको सताना तो दूर की बात है, अपमानित किया गया हो, घृणित नजरिए से देखा गया हो, बेइज्जत किया गया हो, और वहां से लड़के अपने आप को साहस तैयार कर। और दूसरा विरोध दूसरों से नहीं, अपने खुद के लोगों ने भी काफी कोशिश किया उनको किसी तरह रोकने का। उनका अपना डर था कि इनके इसके वजह से कहीं दूसरे लोग हमें ना मार दें, तो उनको भी ढाढ़स देना, उनको भी समझाना, और फिर पूरे देश को समझाना, देश का संविधान भी लिखना, और 4-4 अखबार भी निकालने, रिसर्च पेपर भी लिखना, इतनी सारी विदेश में जाके डिग्रियां भी करनी। एक आदमी, ये चमत्कारिक लगता है कि एक आदमी ये सब कैसे कर सकता है, लेकिन इतिहास गवाह हमारे सामने है। अगर दुनिया में हम करें भगवान कहाँ है, तो ये तो हमारे जीते जागते भगवान है। ये तीनों ही हमारे जीते जागते भगवान है। इनके तो अवशेष भी हैं, बाकी तो लोगों ने मैन मेड है, ये तो इनका तो सबके अवशेष उपलब्ध हैं। और तथागत भगवान बुद्ध ने तो पूरी दुनिया को शांति, मानवता का, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री का संदेश दिया। पूरी दुनिया में बुद्ध का धम्म भारत को गौरवान्वित कर रहा है। भारत से, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई बाहर जाता तो कहते हैं बुद्ध के देश से आए। अभी आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें नीता अंबानी अमेरिका गई थी और उन्होंने कहा था कि मैं बुद्धालैंड से आई हूं। तो जिसकी वजह से भारत गौरवान्वित होता है,
उसके धम्म से लोगों को नफरत क्यों? अगर मैंने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली, इसमें बुरा क्या किया? हमारे पूर्वज बौद्ध थे। सम्राट अशोक के टाइम पे म्यांमार से लेकर काबुल कंधार तक पूरा भारत बौद्ध में था। ईरान में खुदाई होती है तो बुद्ध निकलते हैं, इराक में खुदाई होती है तो बुद्ध निकलते हैं, अफगानिस्तान में खुदाई होती है तो बुद्ध निकलते हैं, पाकिस्तान में हो, कहीं भी हो, म्यांमार में हो, और अभी और कई देशों के आंकड़े आ रहे हैं जहां पे खुदाई में बुद्ध निकल रहे हैं। और फिर बुद्ध तो शांति और मानवता का संदेश दे रहे हैं, पूरी दुनिया को आगे बढ़ने का मार्ग दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया में शांति स्थापित कर रहे हैं। तो ऐसे डरने की जरूरत नहीं है हमें। अगर हम अपने महापुरुषों को और उनके विचारधारा को आगे लेकर नहीं जाएंगे, अपने लोगों को नहीं बताएंगे, और अपने ही लोगों को क्यों, पूरे देश के लोगों को बताएंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे कि इस समाज को, जिसको यहाँ अपमानित किया गया हजारों साल तक, उस समाज में ऐसे विरले लोग पैदा हुए कि दुनिया में उनके मुकाबले के लोग बहुत कम पैदा हुए हैं। और पूरे भारत को गौरवान्वित करने का काम हमारे इन महापुरुषों ने किया है। तो आज मैं उनकी जयंती पर आप सबको, पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं भी देता हूं, और मैं उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आपने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जोहार।